नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार के अंतर्गत स्वरों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम शेष प्रकरण को पूरा करेंगे, अर्थात व्यंजनों का वर्गीकरण और उनके उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, अब बात करते हैं व्यंजनों की। साथियों, व्यंजन वर्णों को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है: स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। साथियों, पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। वे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख के वाक्य यंत्र जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इनके आपस में स्पर्श के द्वारा या जीभ द्वारा इन विभिन्न वाक्य यंत्रों के स्पर्श से होता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। साथियों, क वर्ण से लेकर म वर्ण तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 5-5 वर्णों के 5 वर्ग हैं, जैसे क वर्ग, इसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ ये आते हैं, और च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ ये आते हैं, और ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, और प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। साथियों, इन सभी वर्गों के प्रथम वर्ण के आधार पर इनका नाम है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसलिए 25 जो वर्ण हैं या व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, अर्थात इनका उच्चारण न तो पूरी तरह स्वरों की तरह होता है और न ही व्यंजनों की तरह होता है, अर्थात मध्य का उच्चारण होता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है: य, र, ल, व। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खा के निकलती है, अर्थात हवा ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे श, स, ह। साथियों, अब बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान को जानना आवश्यक है। साथियों, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें विभिन्न उच्चारण स्थानों को दर्शाया गया है। पहले बात करते हैं कंठ की। कंठ उच्चारण स्थल जो आप जानते ही हो। उसके बाद आता है तालु, यानी तालु का जो भाग होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कोमल तालु और दूसरा होता है कठोर तालु। साथियों, चित्र में जो कंठ के थोड़ा सा ऊपर का जो भाग होता है उसे कोमल तालु कहा जाता है। साथियों, कोमल तालु से आगे का जो भाग होता है वह कठोर तालु कहलाता है। और इसके बाद बात करते हैं मूर्धा की। साथियों, मूर्धा मुंह के अंदर तालु और ऊपर के दांतों के पीछे सिर की तरफ का भाग, जिसे जीभ द्वारा छूने पर ट, ठ, ड, ढ इन वर्णों का उच्चारण होता है। यानी ट, ठ इन वर्णों का उच्चारण में जीभ जिस मुख अवयव को स्पर्श करती है वह मूर्धा कहलाता है। और काकल्य या स्वर यंत्र, कंठ के पास जीभ जैसा जो भाग होता है उसे काकल्य या स्वर यंत्र कहा जाता है। साथियों, जब है का उच्चारण करते हैं तब वायु काकल्य या स्वर यंत्र को स्पर्श करती है। आइए एक तालिका की सहायता से उच्चारण स्थान को समझते हैं। साथियों, दी गई तालिका को 3 भागों में बांटा गया है। एक तरफ उच्चारण स्थान, बीच में वर्ण और अंत में वर्ण या ध्वनि का नाम लिखा गया है। साथियों, पहले बात करते हैं उच्चारण स्थान कंठ या कोमल तालु।
साथियों प्रथम दो स्वर यानी अ आ और वर्गीय या स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग यानी क वर्ग और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ या कोमल तालु है। साथियों संस्कृत में अ आ स्वर और क वर्ग के सभी व्यंजन कंठ से बोले जाते थे, इसलिए इन्हें कंठ्य कहा गया। लेकिन हिंदी में अब ये कंठ से ऊपर के भाग यानी कोमल तालु से बोले जाने के कारण कोमल तालव्य भी कहलाते हैं। इसलिए साथियों यदि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और उसमें दो विकल्प दिए हो, कंठ और कोमल तालु, तब हमें इन्हें कोमल तालु मानना चाहिए। कोमल तालु न आने पर कंठ मानना भी सही रहेगा। उच्चारण स्थान का दूसरा भेद है तालु। साथियों आगे के दो स्वर यानी ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई और स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों में च वर्ग यानी च छ ज झ य और इनके अलावा अंतस्थ व्यंजन का य वर्ण और उसमें व्यंजन का श तालु से बोले जाने के कारण तालव्य वर्ण कहलाते हैं। साथियों यहां तालु से आशय तालु का कठोर भाग। इसके बाद री स्वर और ट वर्ग, अंतस्थ व्यंजन का र वर्ण और उसमें व्यंजन का स यानी षटकोण वाला स, इनका उच्चारण स्थल मूर्धन्य होगा, यानी ये सब मूर्धा से बोले जाते हैं। साथियों इसके बाद आता है उच्चारण स्थान दंत। साथियों किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय जीभ है वो दांतों का स्पर्श नहीं करती, इसलिए कोई भी स्वर दंत्य नहीं है। और बात करें वर्गीय व्यंजनों की तो त वर्ग अर्थात त थ द ध न और अंतस्थ व्यंजन में ल वर्ण और उसमें व्यंजन में स यानी सलेट वाला स दंत से बोले जाने के कारण दंत्य वर्ण कहलाते हैं। उच्चारण स्थल ओष्ठ से स्वर उ उच्चारित होते हैं और वर्गीय व्यंजनों का प वर्ग यानी प फ ब भ म, इनका जब उच्चारण करते हैं तो परस्पर होठ स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। अगला उच्चारण स्थान है नासिका। साथियों नाक की सहायता से नहीं बोले जाने के कारण सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं, लेकिन स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों का अंतिम वर्ण नासिक्य होता है। साथियों क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग का अंतिम वर्ण नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजनों के पंचम वर्ण के साथ अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका है। उच्चारण स्थान का सातवां भेद है कंठ तालु। साथियों यहां पर दो उच्चारण स्थानों को मिला दिया गया है अर्थात कंठ और तालु को। अगर स्वरों की बात करें तो अ आ कंठ से बोले जाते हैं और ई तालु से बोले जाते हैं, लेकिन स्वर ए आए ये दोनों स्वर कंठ तालु हो गए, क्योंकि साथियों ए स्वर अधन ई से मिलकर बना है और आय स्वर है वो अधन ए से मिलकर बना है। आठवां उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। यहां पर भी कंठ और होठ दो उच्चारण स्थानों की बात की गई है। दो स्वर यानी ओ औ ये दोनों स्वर कंठोष्ठ कहलाते हैं, क्योंकि ओ में अधन उ का योग होता है और औ में अधन ओ का योग होता है। ऐ स्वर जैसा कि कंठ से उच्चारित होता है और ऊ स्वर ओष्ठ से उच्चारित होता है, इसलिए ओ और औ कंठोष्ठ कहलाएंगे। इसलिए साथियों ये स्वर दो उच्चारण स्थानों का मिला जुला रूप होने के कारण कंठोष्ठ कहलाएंगे। साथियों कंठ तालु और कंठोष्ठ से कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जाता। अगला उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। अंतस्थ व्यंजन वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होगा, क्योंकि इस व्यंजन के उच्चारण में नीचे का होठ और ऊपर के दांत स्पर्श करते हैं। बह के उच्चारण में जहां पर दोनों होठ परस्पर स्पर्श करते हैं, वहीं वह के उच्चारण में नीचे का होठ और ऊपर के दांत स्पर्श करते हैं। साथियों उसमें व्यंजन
ह का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र या कांकल्य है। स्वर यंत्र या कांकल्य से उच्चारित होने के कारण ह को अलिजिह्वा भी कहा जाता है। उच्चारण स्थान के बाद अब हम बात करते हैं उच्चारण प्रयत्न की। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है स्पर्शी व्यंजन। साथियों, यहां पर स्पर्शी व्यंजनों से आशय समस्त स्पर्श व्यंजनों से नहीं है। जैसे क से म तक के 25 जो व्यंजन है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। साथियों, स्पर्शी व्यंजन से आशय उन व्यंजनों से हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग्यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकल जाती है, अर्थात इनके उच्चारण में स्पर्श का समय होता है वो कम होता है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 है। साथियों, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन चारों वर्गों के अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष बचे व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ये 16 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। अर्थात साथियों, वायु पहले मुख अवयव का स्पर्श करती है और फिर घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 है। जैसे च, छ, ज, झ। अर्थात साथियों, तालव्य व्यंजनों के अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष बचे चारों जो व्यंजन हैं वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि उनके बीच का मार्ग छोटा हो जाता है और वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है। साथियों, उसमें व्यंजन अर्थात श, स, है, ये चारों व्यंजन संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। चौथा प्रकार है नासिकीय व्यंजन। जिनके उच्चारण में नासिका की सहायता ली जाती है। साथियों, प्रत्येक वर्गीय व्यंजनों के अंतिम वर्ण नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ङ, य, ण, न, म। पांचवा प्रकार है पार्श्विक व्यंजन। जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व यानी बगल से निकल जाती है, अर्थात जीभ के दोनों ओर से वायु निकल जाती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन में आने वाला ल पार्श्विक व्यंजन है। इसके बाद आता है प्रकंपित व्यंजन। जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ 2-3 बार कंपन करती है। साथियों, र वर्ण प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। इसे लुंठित या कंपन जात भी कहते हैं। 7वां प्रकार है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ, अर्थात जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती है तो उन्हें उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। साथियों, हिंदी भाषा के द्विगुण व्यंजन अर्थात ड़ ढ यानी मूर्धन्य द और ढ के नीचे नुक्ता लगाने से इनकी उत्पत्ति हुई है। इनका उच्चारण जीभ की नोक को झटके से नीचे गिरने से होता है। जैसे ड ढ से हो गया ड़ ढ। 8वां प्रकार है संघर्षहीन या अर्धस्वर। जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकलती है। साथियों, अंतस्थ व्यंजन में आने वाले वर्ण य व संघर्षहीन या अर्धस्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है। साथियों, अब बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण की। प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। पहला आधार है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद का, और दूसरा आधार है श्वास वायु के आधार पर। साथियों, प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण का पहला आधार स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, अघोष और
सघोष या घोष। साथियों, अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता। सभी वर्गीय व्यंजनों के पहले और दूसरे वर्ण अर्थात क ख च छ ट ठ त थ प फ और उसमें व्यंजन के अंतर्गत आने वाले तीनों शय यानी तालव्य शय, मूर्धन्य शय और दंत्य शय अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 13 है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दूसरा भेद है घोष या सघोष वर्ण। साथियों, घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज, यानी जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहा जाता है। अघोष वर्णों के अलावा शेष जो वर्ण हैं वे सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्गीय व्यंजन के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण जैसे ग घ अंग, ज झ य, ड ढ ण, ड ध न, ब भ म। इनके अलावा अंतस्थ वर्ण य र ल व और उसमें व्यंजन ह घोष या सघोष वर्णों में आते हैं। और बात करें स्वरों की तो सभी के सभी 11 स्वर घोष या सघोष होते हैं। साथियों, इनकी संख्या 31 है। प्रयत्न के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है श्वास वायु के आधार पर। साथियों, श्वास वायु के आधार पर भी वर्णों के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण से ऐसे वे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है। प्रत्येक वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण सभी अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व और सभी के सभी स्वर ये अल्प प्राण होते हैं। इनकी संख्या 30 है। महाप्राण से ऐसे वे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है। साथियों, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण तथा उसमें व्यंजन श, स, स है महाप्राण है, अर्थात इनकी संख्या 14 है। इस प्रकार साथियों, हिंदी के मूल वर्ण 44 है, लेकिन बात आए मानक देवनागरी लिपि में वर्णों की तो वे कुल वर्ण 52 हैं। साथियों, मानक देवनागरी लिपि में जो 52 वर्ण है वे इस प्रकार है। हिंदी के मूल 11 स्वर, इसके बाद मूल व्यंजन 33, कुल हुए 44। इनके बाद 2 अयोगवा जिनमें अनुस्वार और विसर्ग को शामिल किया गया। इनको मिलाकर संख्या हुई 46। 4 संयुक्त व्यंजन अर्थात संयुक्ताक्षर जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्ताक्षर मिलने से संख्या हुई 50 और 2 द्विगुण व्यंजन अर्थात उत्क्षिप्त व्यंजन ढ है। इनको मिलाकर संख्या हुई 52। साथियों, इनके अलावा विदेशी भाषा के 6 वर्ण भी हिंदी में शामिल किए गए हैं। इन वर्णों में एक आगत स्वर है जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जो आ और ओ के मध्य की ध्वनि है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस। और शेष 5 वर्ण अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ। देखने में ये वर्ण हिंदी के मूल वर्णों जैसे हैं, लेकिन इनके नीचे नुक्ता लगाया गया है। व्यंजनों से संबंधित ध्यान रखने योग्य बात। साथियों, हिंदी के 5 व्यंजन जैसे न, स, ल, ज और र, ये 5 वर्तस्य व्यंजन माने जाते हैं। अगर बात की जाए हिंदी की जननी संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा में न, दंत्य स और ल वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होने के कारण ये दंत्य माने जाते थे। लेकिन हिंदी में ये व्यंजन ऊपर के दांतों से थोड़ा ऊपर
यानी मसूड़ों के साथ जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें वर्तस्य व्यंजन कहा जाता है। इसी प्रकार संस्कृत में जय का उच्चारण स्थान तालु तथा र का उच्चारण स्थान मूर्धा था, लेकिन हिंदी में इनका उच्चारण स्थान वर्तस होने के कारण इन्हें भी वर्तस्य वर्ण कहा जाता है। साथियों, यह था वर्ण विचार का विस्तृत विवेचन। अगले वीडियो में हम एक नए प्रकरण के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत रहमत अली खान को।